अब देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। नमामि गंगे योजना के तहत बोकारो में स्वच्छ गंगा पखवाड़ा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विधायक लंबोदर महतो ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। 2 दिनों की हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, निजीकरण का कर रहे विरोध। गर्मी को लेकर के नगर निगम की तैयारी। गर्मी को लेकर के मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पानी की सप्लाई को लेकर के नगर निगम ने कसी कमर। गुमला में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान शिविर में युवाओं ने की शिरकत। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। पतरातू में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे का शिकार हुए 3 युवक। घायल युवकों का रिम्स में चल रहा इलाज। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से, जहां पर देश भर में बैंक कर्मचारियों का आज दूसरे दिन का हड़ताल जारी है। राजधानी रांची में भी आज दूसरे दिन भी तमाम बैंकों के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ केंद्र सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि संवाददाता नवीन शर्मा ने इस मौके पर विरोध कर रहे बैंक कर्मचारियों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश भर में बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं और ये 2 दिनों का हड़ताल है। आज पूरे देश समेत राजधानी में भी तमाम बैंकों के कर्मचारी जो हैं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। निजीकरण का विरोध हो रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जहां पर जो बैंकों के कर्मचारी मौजूद होकर के केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। AIBEA के तरफ से ये विरोध किया जा रहा है। मैं कोशिश भी करूंगा तमाम लोगों से बातचीत करने का भी। निजीकरण का इतना विरोध क्यों? एक्चुअली अभी जो सरकारों की नीतियां हैं वो बहुत ज्यादा पूंजीपति उन्मुख हैं और बैंक का प्राइवेटाइजेशन का खिलाफत इसलिए हो रहा है कि बैंकों में जो निहित फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिपॉजिट के शेप में है उसमें 85% से ऊपर डिपॉजिट जो है वो आम जनता का है, चाहे वो सरकार की पूंजी है या आम जनता का डिपॉजिट है। अगर यह आज प्राइवेट ओनर्स एंड कैप्टन्स के हाथ में जाएगा तो इसका यूटिलाइजेशन जो है सो उनके इंडिविजुअल हित में, उनके प्रॉफिटियरिंग में जाएगा। लगभग केंद्र सरकार ने तो तय कर लिया है कि वो प्राइवेटकरण की ओर जा रहे हैं। इस आंदोलन, चूंकि आंदोलन लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो मानने को तैयार नहीं। आपको याद होगा अभी पिछला जो हम लोग किए थे, स्ट्राइक जो किए थे, पार्लियामेंट में बिल आने वाला था, लेकिन ड्यू टू हम लोगों का जो स्ट्राइक हुआ इसी चलते सत्र में इसी के चलते उसको रुकना पड़ा। कॉस्ट ऑफ फंड अगर घटेगा तो उनका इंटरेस्ट रेट घटेगा, तो उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। आम आदमी जो है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर रिटर्न नहीं लेने के चलते, उचित रिटर्न नहीं मिलने के चलते जो इन्फ्लेशनरी इरोशन हो रहा है उसका रुपया बैंक में रखे रखे उसका वैल्यू घट रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि निजीकरण से केवल नुकसान नहीं है, आप लगातार नुकसान को ही गिना रहे हैं, लेकिन RBI से लेकर के जो तमाम जो वित्त विशेषज्ञ हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं प्राइवेट जो निजीकरण हो रहा है इसके समर्थन में है। इसका कारण है सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो बाकी जो संस्थाएं हैं और खास तौर पे अगर उनकी उस संस्था का सारे संस्थाओं पे अपना कब्जा हो तो वो उस तरह की चीजों को फ्लोरिश करती हैं और पब्लिक में उस तरह की चीजों को सामने रखती हैं। लेकिन भावनाओं का तो सम्मान नहीं होता है। निजीकरण का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। आप कैसे समझते हैं? है सरकार गरीबों के बारे में सोचती नहीं है, जैसे पुरानी नीतियों पर चल रही है। पहले जैसे पहले लोग था कि प्राइवेट बैंक थे या गांव में बैंक चलते थे, चौधरी जी और शाहू जी की, वो लोग क्या करते थे, लोगों का जमीन ले लेते थे, मजदूर रोड पे आ जाते थे। सरकार वही नीतियां अपनाने जा रही है। अभी बड़े बड़े पूरे घरानों को दे रही है। प्राइवेट सारे बैंक हो जाएंगे तो गरीब मजदूर जो हैं वो अपना खाता कहाँ खुलवाएंगे? निजीकरण का विरोध तो हो रहा है, क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? क्योंकि सरकार तो मूड बना चुकी है, बैंकों का लिस्ट भी आ गया है कि कौन कौन से बैंक निजीकरण की ओर जा रहे हैं। देखिए, एक हमारा नारा था, पहले भी हम जीते हैं, आगे भी हम जीतेंगे, तो वो उस नारा को तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कौन कौन से बैंक आप लोग के साथ? सरकार झुकेगी ही, आज नहीं तो कल तो उसको झुकना पड़ेगा ही, और निजीकरण के विरुद्ध तो उसको झुकना ही पड़ेगा। आज के हड़ताल में कौन कौन से बैंक आप लोग के साथ? सारे इंडिया के, हिंदुस्तान के जितने भी बैंक है वो सब हड़ताल पे है, और देश ने स्टेट बैंक छोड़ के सारे बैंक हड़ताल पे हैं। उनका मोरल सपोर्ट भी है हमारे। यानी सरकार झुकेगी? सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। कोशिश करना ही पड़ेगा। कई महिला बैंकर स्टाफ भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे।
कि निजीकरण का एक विरोध, आपको क्या लगता है इस विरोध के बाद सरकार झुकेगी? आम जनता के हित में है ना। निजीकरण होने से कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स हो जाएंगे। जो फंड्स जो आम जनता जमा करती है बैंकों में, वो जनता के फायदे के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये एक कॉन्सेंट्रेट हो करके एक पर्टिकुलर ये में चला जाएगा कंसंट्रेट होके, तो वो उतना डिस्पर्स नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नुकसान ही हो? फायदा होने का तो आप देखेंगे कि अर्बन मेट्रोज वगैरह में फायदा होता है, लेकिन आप रूरल एरियाज में जाकर के देखिए तो वहाँ पे क्या फायदा, उन लोगों को क्या फायदा होगा? क्या वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट रख पाना? जबकि भारत की आधा से ज्यादा आबादी रूरल एरिया में है। मिनिमम बैलेंस वो उनके पास तो जीरो। वो लोग तो मतलब हर दिन आप गांव के ब्रांच में जाकर देखिए, वो लोग हर दिन आते हैं, मेरा पैसा आया, मेरा पैसा है, कितना पैसा, 400 500 इतने रुपए के लिए वो डेली आते हैं। तो निश्चित तौर पे आज पूरे देश में तमाम बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल 2 दिनों का है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि निजीकरण के विरोध के जो मूल वजह हैं वो कहीं न कहीं मानवीय मूल्य जो है वो निजीकरण में जो है उनका हनन होगा। भारत की आधा से ज्यादा आबादी रूरल क्षेत्र में रहती है, उनके हित की भी होगी, अनदेखी होगी। और देखने वाली बात होगी क्योंकि निजीकरण पर जो सरकार ने फैसला लिया है क्या वो वापस होगा, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, राज। नमामि गंगे योजना अंतर्गत स्वच्छ गंगा पखवाड़ा के तहत ही तेनूघाट डैम परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, तत्कालीन बिहार के पूर्व वित्त मंत्री चतुराम महतो और साथ ही साथ अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार, बेरमो एसडीपीओ सतीश चंद्र झा, कार्यपालक दंडाधिकारी छबिलाल बरला, पेटरवार बीडीओ शैलेंद्र चौरसिया और साथ ही गोमिया बीडीओ कपिल कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जहां पर तेनूघाट व्यवहार न्यायालय के न्यायिक जो अधिकारी थे उनके साथ ही अनुमंडल प्रशासन व स्थानीय रहवासियों ने गंगा आरती की। आरती का शुभारंभ बनारस से आए हुए पंडित वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने किया, जहां पर मौके पर सभी को दामोदर नदी को स्वच्छ बनाने की लोगों को प्रतिज्ञा दिलाई गई है। इस दौरान ही लोगों ने 1001 मिट्टी के दियों को जला करके दीपोत्सव मनाया है और पूरे डैम परिसर को सजाया था, जो देखने में काफी मनमोहक और अद्भुत लग रहा था। कार्यक्रम चल रहा है और ये गंगा आरती का कार्यक्रम है। गंगा आरती शाम में 7:30 बजे निर्धारित है, तो निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि 7:30 बजे गंगा आरती का कार्यक्रम होगा। और निश्चित रूप से हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि देश की जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियां और उनके जल स्वच्छ हो, प्रदूषण से रहित हो। और आज उस संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर चूंकि दामोदर महोत्सव मना रहे हैं, तो दामोदर नदी का जल भी गंगा की तरह पवित्र और स्वच्छ हो, इस दिशा में सबको सकारात्मक पहल कर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जहां पर झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी कि जियाडा निदेशक मंडल की 10वीं बैठक सोमवार को संपन्न हुई है, जहां पर बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ वित्तीय साल 2022-2023 के लिए प्राधिकार के बजट की स्वीकृति भी दी गई है। बैठक में राज्य सरकार के पदाधिकारियों की तरह ही जियाडा के सभी 4 प्रक्षेत्रों के पदाधिकारियों को भी वित्त विभाग की निहित शर्तों के अधीन पर सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने की बात कही गई है, जिसे 1 जनवरी 2016 से पुनर्निर्धारित किए जाने पर निदेशक मंडल ने सहमति दी है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया है। वहीं इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे सहित जो कई अधिकारी थे वो इस दौरान मौजूद रहे। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मांडर विधायक सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को फैसला सुना दिया है, जहां पर अदालत ने कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई है। आपको बताते चले कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे हैं और पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की को न्यायालय ने दोषी ठहराया है, जहां पर सीबीआई की विशेष अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत ही उन्हें दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वही बता दें कि जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा की भी बात कही गई है।
हालांकि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर दी है। गौरतलब ये है कि कोर्ट द्वारा सजा दिए जाने के बाद अब विधायक बंधु तिर्की की विधायकी खतरे में नजर आ रही है। वही बंधु तिर्की ने आगे कहा कि अदालत के फैसले पर उन्हें पूरा भरोसा है, जो भी फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं। वकील से परामर्श करने के बाद ही आगे की जो क्या कुछ करना है इसका भी निर्णय लिया जाएगा। रुक गए हम रुक जाइए ऐसा कोर्ट का फैसला आ गया है, कैसे देखते हैं इन चीजों को? पूरा न्यायालय पर भरोसा है, जो फैसला होना था हो गया। चलिए न्यायालय पर भरोसा जाने दीजिए। आज बंधु तिर्की का केस में बंधु तिर्की को नीति पाया गया है। जिसमें 3 वर्ष की सजा हुई है, 3 लाख रुपये फाइन। अब क्या बिल की क्या उसके बाद बिल का एप्लीकेशन फाइल हुआ है 1.5 लाख जमान, और उसके एजेंस में अपील में जाएंगे। हो गया। चलिए कोर्ट में क्या प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक बंधु तिर्की को आज सीबीआई की विशेष अदालत में आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है, जहां पर कल इनको सजा सुनाई गई है और इसी के साथ ही अब विधायक की विधानसभा की सदस्यता भी चली जाएगी। वही 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। बंधु तिर्की को मिली सजा पर राजनीतिक प्रक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। इस मसले पर जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि निश्चित तौर पर वे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पूरा पार्टी उनके साथ है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और इस फैसले के खिलाफ बंधु तिर्की ऊपरी अदालत में जाएंगे। इधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि न्यायालय का फैसला एकदम सही है, उन्हें करने की सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। दुखद खबर है और न्यायिक प्रक्रिया में हमारा पूरा विश्वास है और न्यायालय के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आज लोअर कोर्ट में फैसला आया है। अभी बंधु तिर्की जी से बात नहीं हुई है, जा रहा हूं, उनसे मिलूंगा और हम लोग तय करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और हम समझते हैं कि जो भी परिस्थितियां रही हो, बंधु तिर्की एक जमीनी नेता हैं और उनका राजनीति में रहना या विधानसभा में रहना आवश्यक है। ऐसे में अब कोर्ट का निर्णय आया है, कोर्ट का निर्णय सर माथे पर है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आज कोर्ट के द्वारा बंधु तिर्की को सजा सुनाए जाने के मसले पर इतना ही कहा जा सकता है कि मंत्री पद का दुरुपयोग किस तरह से किया गया। इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि की पैसे कमाने का जरिया बना लिया मंत्री पद को। आज उनके करनी की सजा उनको मिली है और मैं समझता हूं कि न्यायालय का जो फैसला है स्वागत योग्य है और खासकर राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं सार्वजनिक जीवन में, उनके लिए यह बहुत बड़ा संदेश है कि पहले लालू यादव, अब झारखंड में बंधु तिर्की पर जिस तरह से कानून का शिकंजा कसा है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को रोकने में एक मील का पत्थर। झारखंड में बदलते मौसम के बाद अब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। जहां पर बता दें कि हजारीबाग में भी गर्मी का असर अब दिखने लगा है। वही आज सुबह से ही तपिश रही, जिस वजह से लोग बेहाल दिखे। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है और इधर गर्मियां शुरू होने के साथ ही साथ हजारीबाग नगर निगम तैयारियों को लेकर के कमर भी कस ली है। हजारीबाग नगर निगम की महापौर रोशनी तिर्की ने बताया है कि नगर निगम द्वारा पानी टैंकरों की मरम्मत कराई जा रही है। साथ ही निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रत्येक वार्ड में 2-2 चापाकल लगवाई जाएंगी, तो वही पुराने खराब हुए चापाकलों की जल्द ही मरम्मत कराई जाएगी। देखिए, गर्मी शुरू होने वाली है और नगर निगम में लोगों को समस्या ना हो, इसके लिए निगम की तरफ से तैयारी भी की जा रही है। निगम में जितने भी टैंकर हैं जो सही स्थिति में नहीं है, उनको बनाने का काम किया जा रहा है और हम लोग अभी 15 टैंकर जो है नया बनवाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और जहां जरूरत होगी पानी की, हम लोग वहां टैंकर से पानी पहुंचवा सकते हैं। और इस बार की बैठक में 24/2/22 की बैठक में हम लोगों ने निगम परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित किया है कि प्रत्येक वार्ड में 2-2 चापाकल। पहले हम लोगों ने 5 चापाकल का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन फंड के अभाव में ये नहीं हो पा रहा था, तो इस बार हम लोग इसको नागरिक के सुविधा मद से 2-2 चापाकल करने का हम लोग प्रस्ताव पास किए।
रक्तदान महादान एक बूंद रक्त जीवन दान के तहत गुमला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर सामाजिक संगठन मिशन बदलाव टीम के तहत ही जहां पर टीम के कार्यकर्ता जो थे उन्होंने कल पलकोट रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप विंग्स आईटी इंस्टीट्यूट में अवस्थित रक्तदान शिविर लगाया था। इस शिविर में मिशन बदलाव से जुड़े हुए सदस्यों ने 31 यूनिट ब्लड डोनेट किया है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता भी इस दौरान उपस्थित नजर आए। बता दें कि संस्था के सदस्यों ने बताया है कि गुमला जिले में ब्लड की कमी की लगातार शिकायत मिल रही है, जिसके कारण सामाजिक संगठन होने के नाते मिशन बदलाव ने अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया है। ब्लड डोनेट क्यों तो थोड़ा वीकनेस लग रहा है, बट हर इंसान को करना चाहिए लाइफ में एक बार। अब जनरेशन में ब्लड की थोड़ी सी कमी है, तो जैसे हॉस्पिटल में मरीज पेशेंट होते हैं, प्रेगनेंसी लेडीज होती है, उनको ज़्यादातर ज़रूरत होती है। और ज़्यादा हम लोग के जनरेशन में आजकल ओ नेगेटिव बहुत कम मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ओ नेगेटिव वाले ब्लड डोनेट करें। मिशन बदलाव युवाओं की एक टीम है और पिछले 2 साल में कोरोना का जो पीरियड रहा, लोगों का एक तरीके का ऐसे समय अभी आ गया है कि लोग ब्लड डोनेशन के लिए ना हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, ना कभी किन्हीं लोगों को जरूरत हो तो ना ब्लड डोनेशन के लिए लोग आगे ही आ रहे हैं। तो टीम लगातार इन सभी समस्याओं को देखती है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में डेली प्रतिदिन किन्हीं को ब्लड रिक्वायरमेंट के संबंधित मैसेजेस आते हैं, तो हमारा पूरा टीम को इन सब चीज़ों को लेके बहुत चिंतित है कि क्यों ना अपने लोग अभी भी ब्लड डोनेट करने के लिए क्यों नहीं आए। पतरातू के पीटीपीएस से बिरसा मार्केट हेसला सरना स्थल के निकट ही एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बता दें कि सोमवार की शाम को सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर के तेज रफ्तार से रांची की तरफ जा रहे थे। किसी दौरान ही तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर के बिरसा मार्केट सरना स्थित डिवाइडर से टकरा गई बाइक। तीनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी पतरातू के लिए पहुंचाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया है। राजधानी रांची के बरियातू में जेनेटिक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान ही हॉस्पिटल परिसर में अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले 21 महिलाओं के द्वारा दीप प्रज्वलित कर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। बताते चले कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जेनेटिक हॉस्पिटल इनके संचालकों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में बेहद कम कीमत पर मरीजों को अपनी सेवा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल के माध्यम से अन्य अस्पतालों की तुलना में मरीजों को बहुत कम पैसे में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ ही सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्घाटन के मौके पर जेनेटिक अस्पताल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि हॉस्पिटल हमारा मेन मोटो है और हम गरीब तबके के लोगों को भी 5 स्टार अस्पताल जैसी बेहतर सुविधाएं देंगे। जो लोग बड़े अस्पतालों में इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको हम हर संभव मदद करेंगे। हम अपने मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही एक बेहतर सेवा देने का भी वादा करते हैं। का नारा भी दिया गया है, इलाज सर्वोत्तम खर्चा कम। इसको हम लोग हमेशा लेके चलेंगे अपने साथ में। हम लोगों का लक्ष्य जो है वो यही है, आम सेवा, जनता सेवा, समाज सेवा, गरीबों की सेवा, और जिनके इलाज से जिनको जो आज वंचित हैं लेकिन वो मर रहे हैं, उनको इलाज की कमी है, अभाव है पैसे का, उनको भी हम लोग यहाँ ला करके हम लोग अच्छी फैसिलिटीज दे करके, 5 स्टार फैसिलिटी दे करके हम लोग नीचे तबके का लोगों को भी हम लोग ये महसूस कराएंगे कि वो भी ऊंचे स्तर पर अपना इलाज करा सकें। हजारीबाग पुलिस ने 3 उग्रवादियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल बता दें कि हजारीबाग पुलिस अधीक्षक मनोज रत्न चौथे ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गिद्दी थाना अंतर्गत ग्राम खपिया के आसपास के जंगलों में टीपीसी उग्रवादियों का एक दस्ता देखा गया है। गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज रत्न चौथे ने सीआरपीएफ बल के साथ ही हजारीबाग छापेमारी दल के विशेष बल पर, जहां पर गिद्दी थाना को लेकर के एक टीम गठित किया गया और फिर टीम ने गिद्दी थाना के अंतर्गत ही ग्राम खपिया के आसपास के जंगलों में सर्च अभियान शुरू किया है। सर्च अभियान के दौरान ही पुलिस ने 3 लोगों को खदेड़ कर पकड़ा।
जबकि 2-3 लोग अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में सफल रहे। पकड़े गए उग्रवादियों के पास से उग्रवादी तत्व जैसे सामान भी मिले हैं, जिनमें कि हथियार सहित गोलियां और राइफल भी शामिल है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान ही तीनों उग्रवादियों ने अपने अन्य दोनों उग्रवादियों का नाम और पता भी बताया है। इसके साथ ही साथ ये भी स्वीकार किया है कि बीते 2 मार्च को गिद्दी थाना अंतर्गत रैलीगढ़ा कोलियारी के कांटा घर में इन्हीं लोगों ने लेवी मांगने के उद्देश्य से दहशत पैदा करने के लिए फायरिंग की थी। साथ ही साथ इस घटना में इनके अतिरिक्त जो शामिल अन्य टीपीएस उग्रवादियों का नाम भी इस दौरान बताया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मुन्नीलाल महतो उर्फ धर्मेंद्र, राहुल गंजू उर्फ सुरेन, महेंद्र गंजू उर्फ पलटा भी शामिल है। जो उग्रवादी कहिए या जो व्यक्ति है, वहां पे मोबाइल टॉर्च के लाइट में कुछ अपना गतिविधि प्लान कर रहे थे। जब पुलिस को आने की उनको सूचना मिली तो यहाँ वहां भागने लग गए। तो उसमें से 3 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा और सीआरपीएफ द्वारा खदेड़ा गया और खदेड़ कर पकड़ा गया। 2-3 लोग अंधेरे का फायदा लेकर के भागने में सफल रहे। जब इन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा और इनकी तलाशी ली तो इनके पास से एक देसी सेमी कार्बाइन बरामद हुई है और 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। कुल 10 राउंड गोली हम लोगों ने इनके पास से बरामद की है। कम समय में मोटी कमाई के लोभ में लोग फंस करके बर्बाद होते रहे हैं, जिसके कारण ही अवैध रूप से चलाई जा रही लॉटरी को बंद कर दिया गया है। जो हमें बता दें, लेकिन इन दिनों साहिबगंज के कई इलाकों में अवैध लॉटरी का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जहां मोटी कमाई का लालच देकर के अवैध लॉटरी माफिया लोगों की गाढ़ी कमाई समेटने में लगे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के लॉटरी माफिया खुलेआम बिना प्रशासन के डर से क्षेत्र के सर्वोदय स्कूल गली, कांटिंडाहा गली, एलसी रोड और पटेल चौक जैसे इलाकों में घूम घूमकर अवैध लॉटरी का कारोबार कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम को पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। जमशेदपुर के टेस्को निबंधित कर्मचारी पुत्र संघर्ष संघ की ओर से फिर से प्रबंधन के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलिए कि साल 2019 की बात करें अगर, 2019 में निबंधित पुत्रों की बहाली निकाली गई थी। कोविड के कारण 2022 परीक्षा हुई, जिसमें रिजल्ट आने के बाद 500 बच्चे ही उत्तीर्ण हुए। तो वहीं आज निबंधित आश्रितों ने सपरिवार यूनियन कार्यालय पहुंच करके निबंधितों के लिए निकाले गए बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग की है। हालांकि उन्हें यूनियन कैंपस में प्रवेश करने नहीं दिया गया। आपको बताते चलिए कि पिछले कई सालों से निबंधित कर्मचारी पुत्र अपने निबंधन की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। तो वही संघ के अध्यक्ष मोहन पांडे ने बताया कि अगर बहाली प्रक्रिया रद्द कर फिर से परीक्षा नहीं ली जाती है तो फिर से परिवार सहित यूनियन कार्यालय के बाहर, जहां पर कार्यालय के सामने धरने पर बैठने जाने की बात कही गई है। स्टील ने 2019 में एक बहाली निकाली थी, मैनेजमेंट और यूनियन के मार्फत ये बहाली निकाली। कोविड के चलते 2022 में इसका जीर्णोद्धार तय किया गया और इस एग्जाम में पूरी तरह से छाला गया है निबंधित पुत्रों को। इस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक आउट हो चुका था और उसी दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं इनको टूर पर भेज दिया गया था। हमारे प्रेसिडेंट साहब चलिए वो बीमार थे, टाटा मैन हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन अचानक जिस दिन रिजल्ट होता है उसी दिन वो छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि टाटा वर्कर्स यूनियन पूरी तरह से निबंधितों के द्वारा छलावा की है। बूडू नगर पंचायत द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बस स्टैंड और सब्जी बाजार की डाक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जहां पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह बूडू एसडीएम अजय कुमार साहब ने बताया कि बूडू बस स्टैंड का डाक 74,20,000 और साथ ही साथ सब्जी बाजार का डाक 3,10,000 में कमल उराव को सत्र 2022-2023 के लिए मिला है। बूडू मवेशी बाजार के लिए डाक में किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। डाक के समय नगर पंचायत अध्यक्ष समेत किसी भी वार्ड पार्षद के उपस्थित नहीं रहने के विषय में अजय कुमार साहब ने कहा कि सभी को डाक प्रक्रिया के संबंध में सूचना दी गई है, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए हैं। जोहार झारखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।
आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर, ग्राम अगधा, थाना जिला सीतामढ़ी। राजनैतिक दल का नाम राष्ट्रीय जनता दल। निर्दलीय अभ्यर्थी यहाँ निर्दलीय लिखें। निर्वाचन का नाम बिहार विधान परिषद। निर्वाचन क्षेत्र का नाम 15 सीतामढ़ी सह शिक्टर। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर। अभ्यर्थी का नाम उपयुक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी। सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणी की घोषणा करता हूँ। लंबित आपराधिक मामले। न्यायालय का नाम 0। मामले की संख्या एवं मामले की स्थिति 0। संबंधित अधिनियमों की धाराएं एवं अपराधों का संक्षिप्त विवरण 0। आपराधिक मामलों के लिए दोष सिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण। न्यायालय का नाम एवं आदेश और आदेशों की तारीख 0। अपराधों और अधिरोपित दंड का विवरण 0। क्या आप दुबले पतले कमजोर